स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो इस वक्त खबर चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के नायक दीपक कुमार के पार्थिव शरीर को प्रयागराज में 21 राइफल की सलामी दी गई और उसके बाद सड़क मार्ग से सेना की गाड़ी से शहीद के पार्थिव शरीर को रीवा भेज दिया गया, जहां आज शाम लगभग 4 बजे पैतृक गांव में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कार्यक्रम में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल शामिल हो सकते हैं। शहीद दीपक कुमार मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गांव फरहा के रहने वाले थे, जो गलवान वैली में हुए हिंसक झड़प के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। अभी अभी आपने देखा कि नायक दीपक सिंह, जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, उनका शरीर यहाँ से विदा किया गया है। उनका पार्थिव शरीर कल AN-32 एयरक्राफ्ट से शाम को रात में यहाँ लाया गया था और उसको यहाँ पे रात में मिलिट्री हॉस्पिटल प्रयागराज में रखा गया था। और एटा में चीन के हमले के बाद जगह जगह लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कई जगहों से चीन के सामानों का बहिष्कार करने की भी खबर मिल रही है, तो कई जगह राष्ट्रपति का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर लोग आक्रोशित हैं। कई जगह पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया गया। लोग तरह तरह से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। असल में जो चीन के द्वारा एक तो इतनी महामारी पड़ रही है और इस महामारी के कोरोना के अलावा चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। जो हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं, उसका यहाँ पे व्यापारियों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर विश्व हिंदू सेना ने एक बार फिर विवादित पोस्टर जारी किया है। इस बार पोस्टर में चीन के विरोध में धमकी दी गई है। विरोध में स्थानीय दुकानदार को चुनौती दी गई है कि यदि 48 घंटे के अंदर चाइनीज सामान की बिक्री करने पर रोक नहीं लगाई गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर चीन के विश्वासघात के कारण हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। लेकिन विश्व हिंदू सेना के इस पोस्टर के बाद व्यापारी अब डर गए हैं। हमारे देश के जो व्यापारी हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और चाइनीज सामानों को बेचना बंद किया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चाइना का सामान तो शुरू से ही जो है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। इससे चाइना का मनोबल और बढ़ गया। आज हम लोग जागे हैं कि हमारे 20 सैनिक मर गए, हम लोग और जाग गए कि आज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। और एक तरफ जहां देश भर में चीनी सामान का आम जनता खुलेआम बहिष्कार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग स्वदेशी को अपनाने की होड़ मची हुई है। और इसी कड़ी में कानपुर के एक मूर्तिकार की दुकान में अद्भुत तस्वीरें भी देखने को मिली। यहां मूर्तिकार ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद से उनके द्वारा बनाए जाने वाली मिट्टी के घड़ों को मोदी का ही रूप देना शुरू कर दिया है। तस्वीरें कानपुर के निराला नगर की है। लॉकडाउन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को फ्रिज त्याग कर घड़े का पानी पीने की सलाह दी, ताकि उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो सुरक्षित रहें। ये बात कानपुर के कुम्हार के दिल में घर कर गई और उसने बना डाला मोदी घड़ा, जिसकी धूम साफ तौर पर शहर में देखने को मिल रही है। हर व्यक्ति अब मोदी घड़ा लेने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और जवानों की शहादत पर एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अब ये एकदम साफ है कि गलवान में चीनी हमला पूर्व नियोजित था। सरकार सो रही थी और समस्या से इनकार किया। कीमत हमारे शहीद जवानों ने अदा किया। अलीगढ़ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के दीर्घायु और देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान महायज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें कि शहीदों के सम्मान में राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है और कार्यकर्ताओं से भी जन्मदिन न मनाने की अपील की थी। मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार का। हरिओम मां भगवान करने
और भारत और चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। इसके अलावा बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, अकाली दल से सुखबीर सिंह बादल, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, एनसीपी नेता शरद पवार और समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव शामिल होंगे। इसके पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के लिए एजेंडा की जानकारी भी दे दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात भी की। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। जिस तरह से भारत और चीन को लेकर तल्खी बनी हुई है, कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है? देखिए नीलू, बता दें कि आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियों को इनवाइट किया गया है, आमंत्रण भेजा गया है। और सरकार के तरफ से इस बैठक में अभी गलवान घाटी में जो घटना घटी है उसके बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों को रूबरू कराया जाएगा कि क्या घटना घटी थी वहाँ पे। इसके अलावा अभी क्या स्थिति है इसके बारे में भी सभी राजनीतिक पार्टियों को बताया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूछेंगे कि जो हालात उत्पन्न हो गए हैं उस पर राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती है, आगे भारत सरकार को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जो सरकार के बड़े सूत्र का कहना है कि सरकार चाहती है कि इस मसले पर, चूंकि ये मसला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक सुर पर इस मुद्दे पर बयान दें, इस पे किसी तरह से राजनीति ना हो और कोई वाद विवाद या किसी तरह का कोई रिएक्शन या काउंटर रिएक्शन ना हो। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को जरूर सरकार की तरफ से ये समझाया जाएगा कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो, एकता का प्रदर्शन करें। तो ये तमाम मसले होंगे जिस पर शाम 5 बजे बैठक होगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किस तरह की रणनीति को लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ती है जो गलवान घाटी में हुई है। बिल्कुल, जो तमाम पार्टियां वो कह तो रही हैं कि वो सरकार के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पर बहुत हो रही है अनूप। और आज सर्वदलीय बैठक में इस बात को खत्म करना होगा क्योंकि पूरा देश चीन के खिलाफ एक साथ है, तो विपक्षी पार्टियों को भी अब सरकार के साथ आने की जरूरत है, ना कि इस पर राजनीति करने की जरूरत है। इस मीटिंग के बाद ये तो कम से कम साफ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, देखिए यही सरकार की मंशा भी है। आपने देखा कि जब ये घटना घटी उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री कहाँ है, प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों साध रखी है। और यही वजह है कि सभी पार्टियों को एक मंच पर लाकर सरकार ये साफ कर देना चाहती है कि चूंकि ये मसला देश का मसला है, चूंकि ये मसला देश की एकता और अखंडता का मसला है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक है। और चूंकि मसला भारत चीन का है, जिस तरह से टसल है, जिस तरह से तनाव हो गया है, ऐसे में राजनीति इस मसले पर ना की जाए और दूसरे देशों को भी ये लगे कि पूरी राजनीतिक पार्टियां जो है देश की वो एक है इस मसले पर, और यही कोशिश की जाएगी। आज यथास्थिति को बताई जाएगी किसी तरह की बिल्कुल, तो काफी अहम ये सर्वदलीय बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल अनूप, आपसे इस पर भी आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज लॉकडाउन के हालात को लेकर उन्होंने समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों के साथ लॉकडाउन के हालात को लेकर यह समीक्षा बैठक हुई। इलाज, खाद्यान्न और संक्रमण की इसमें समीक्षा की गई है। जिले के अफसरों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो समाप्त हो गई है। करीबन 1.5 घंटे से ऊपर ये जो है कॉन्फ्रेंसिंग हुई, चर्चा चली और इस वक्त मीटिंग खत्म हो गई है। 3 प्रमुख पॉइंट्स पर जो है प्रेजेंटेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का फीडबैक लिया। वाराणसी के सभी पक्षों के विकास को लेकर के मार्गदर्शन देते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। उसी क्रम में बातचीत किया प्रधानमंत्री जी ने, और साथ ही सेवापुरी और अन्य जो सेवापुरी को एक मॉडल
ब्लॉक के रूप में विकसित करने का भी उन्होंने ऐसा करके मार्गदर्शन दिया। 2-2.5 घंटे करीब मीटिंग मंत्री नीलकंठ तिवारी बता रहे थे, धर्माधिकार मंत्री हैं और बनारस से के रहने वाले हैं, तो वो भी मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने बताया करीबन 2-2.5 घंटे मीटिंग चली। उन्होंने जो है सेवापुरी ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाने की जो कवायद है उसका फीडबैक लिया, साथ ही साथ जो कोरोना का संक्रमण है, मरीजों का इलाज है, अस्पताल की व्यवस्था है और जो तमाम सैंपलिंग और दूसरी प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, जनता का फीडबैक क्या है, ये भी उन्होंने लिया। तमाम सारे जो फीडबैक थे ये लिए, तो करीबन 2 से 2.5 घंटे मीटिंग चली और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस का हाल जाना। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गन्ना किसानों को 418 करोड़ का बकाया भुगतान कर दिया है। इसके साथ ही 3 वर्षों में 1325 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का सरकार ने रिकॉर्ड भुगतान किया। ये एक रिकॉर्ड भुगतान है क्योंकि किसी भी सरकार ने इतना भुगतान अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं किया है। बता दें कि 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलें बंद हुई थी, जबकि 2012 से 2017 तक 10 मिलें बंद हुई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 साल में 1.5 दर्जन से ज्यादा मिलों की क्षमता वृद्धि कर पुरानी मिलों को चालू कराया और नई मिलों का संचालन भी शुरू कर दिया। प्रदेश में 48 लाख गन्ना किसान हैं। इनके हितों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान 119 चीनी मिलें प्रदेश में चलती रही। हर मिल में 25 से 40 हजार किसान जुड़े हुए हैं और प्रत्येक मिल 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार देती है। लॉकडाउन के दौरान इन मिलों के चलते रहने से इनकी आजीविका में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई और इसका नतीजा ये रहा कि समय उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है और मिल में इंडस्ट्रीज में प्रतिदिन 50 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। आज 28 अन्य राज्यों को, दूसरे देशों को भी सैनिटाइजर की आपूर्ति की जा रही है। गन्ना विभाग के द्वारा गन्ना किसानों के अब तक के 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि का सीधा भुगतान करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ गन्ना विभाग को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। शासन की कार्यपद्धति स्वयं की नहीं बल्कि जनता की संतुष्टि का कारण बनना चाहिए और विगत 3 वर्ष 3 माह के अंदर उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के इतिहास का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जब इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में सरकार के सहयोग से हुआ हो। और रिलायंस जियो में एक और बड़ा निवेश आया है। सऊदी अरब की कंपनी पीआईएफ ने जियो में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। जियो में 2.30% हिस्सेदारी के लिए पीआईएफ ने निवेश का ऐलान किया है। दुनिया की सबसे बड़ी सॉवरेन वेल्थ फंड कंपनी है पीआईएफ, जिसने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश का ऐलान किया है। रिलायंस जियो ने निवेश के जरिए अब तक जुटाए हैं 1,15,693.95 करोड़ रुपए। इससे पहले फेसबुक, विस्टा और सिल्वर लेक जैसी बड़ी कंपनियों ने भी जियो में निवेश किया है। और रिलायंस इंडस्ट्री ने मार्च 2021 से पहले नेट डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त होने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज इस बात की घोषणा की। कंपनी ने पिछले 58 दिनों में 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाए। रिलायंस इंडस्ट्री ने राइट इशू और डिजिटल शाखा में निवेश के जरिए ये रकम जुटाई है। मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि शेयरधारकों से किया वादा पूरा हो गया है। ये वादा हमने 31 मार्च 2021 के अपने तय कार्यक्रम से पहले ही पूरा कर रिलायंस नेट को कर्ज मुक्त कर दिया है।
और कानपुर में कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर एक्टिव मरीजों की संख्या 320 के आंकड़े को पार कर चुकी है। मृतकों की संख्या 32 हो गई है। शहर का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बने गोविंद नगर के शिवनगर कच्ची में अब तक 65 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और कानपुर में हॉटस्पॉट की संख्या अब 65 हो गई है। शहर के सबसे बड़े हॉटस्पॉट का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा 800 को पार कर चुका है। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो वो भी 300 को पार कर चुका है। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 32 को पार कर चुका है। बीते 24 घंटे में 4 मौतें हुई हैं। उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं जाग रहे हैं। इस वक्त मैं कानपुर के सबसे बड़े कंटेनमेंट जोन जो कानपुर का है आज की डेट में 60 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं क्षेत्र में किस तरह लोग दरवाजों खड़े हैं। अगर आप अंदर आने की बात करें, देखिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, खुद भी आप अंदर आके खड़े हो सकते हैं और जहाँ तक कैमरे की नजर जाए बिना मास्क लगाए लोग टहल रहे हैं। ना तो कोई रोकने वाला है ना टोक, क्योंकि इस एरिया के हर एक घर से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला है और अधिकारियों की लापरवाही की ना तो यहाँ पुलिस है ना कुछ। और बैरिकेटिंग की अगर बात की जाए तो देखिए कैसे बैरिकेटिंग करके जुगाड़ से लगाई गई। ये सुतली है, ये डंडा है, ये सुतली है, ये केबल की तार है और नीचे ये नायलॉन की रस्सी, यानी कहीं ना कहीं अभी भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का। और जहां तक रोकने की बात है तो ये ट्रैक्टर लगा दिया गया। अब आप देखिए इस ट्रैक्टर से कैसे कोरोना में जो संक्रमण फैला हुआ है उसमें कैसे लोगों को रोका जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए कि यहाँ से निकले। यानी अधिकारी लापरवाह बनाए। शायद अधिकारियों को इंतजार है और मौत के आंकड़ों का। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और शाहजहांपुर में दो पक्षों के बीच कचहरी में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दोनों पक्षों के लोग भरी कचहरी में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला थाना सदर बाजार के कचहरी गेट का है, जहां दोनों पक्ष कचहरी आए थे। मामूली विवाद को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और इस दौरान पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी देखती रही। और बड़ी खबर हरदोई से आ रही है, जहां पर महिला अस्पताल में संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई युवती की आशा बहुओं ने पिटाई कर दी। इस दौरान युवक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा शांत कराया। हम आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के दौरान पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची रही। और बदायूं से साइकिल चोरी की एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है। यहां पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मधुबन कॉलोनी के रहने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी के घर से चोर बच्चे की साइकिल चुराता नजर आ रहा है। बच्चे की साइकिल उठाते चोर ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। तस्वीरें सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबर।